नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा, आप सभी का टेस्ट चैनल्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज बिहार सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आया हूं हिंदी का, जो कि बिहार सुपर टेट के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन से हैं। तो तद्भव शब्द होता क्या है? संस्कृत से हिंदी में आने के बाद जिन शब्दों का रूप जो है परिवर्तित हो जाता है वही तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो हाथ, अस्थि या हास्य या हृदय में कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है? तो हाथ जो है तद्भव है। बाकी जितने भी शब्द दिए गए हैं सभी क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं वही क्या कहलाते हैं? वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द एक प्रकार से संस्कृत के वर्ड जो होते हैं वो तत्सम शब्द ही होते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? कारक दोस्तों आप सभी को पता है कि कारकों की संख्या 8 होती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन, ठीक है, संबंध, सभी क्या होते हैं? कारक होते हैं। तो घोंसले में चिड़िया, जहाँ पे दोस्तों आपको वाक्य में या पर दिख जाए, में या पर, घोंसले में चिड़िया है या छत पर बच्चे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। और अपादान कारक क्या होता है? जहाँ पे अलगाव का बोध हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, लड़का छत से गिरता है, अलगाव का बोध हो जाए, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे अपादान कारक होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? नमक, पीपल, जीरा और दाल। पुल्लिंग दोस्तों जिससे पुरुष जाति का बोध हो क्या कहलाता है? पुल्लिंग। वो शब्द जिससे पुल्लिंग जाति का बोध हो, कह सकते हैं कि पुरुष जाति का बोध हो, क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? नमक, पीतल, जीरा, ये तीनों ही दोस्तों क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, तीनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। जबकि दाल क्या है? एक पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में विकल्पों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसमें से आपको वर्तनी शुद्ध पहचाननी है। अगर आपका उच्चारण शुद्ध होगा दोस्तों, पढ़ने का जो तरीका है, अगर आप उच्चारण शुद्ध करेंगे तो जो चीज़ लिखेंगे वो भी शुद्ध लिखेंगे। तो इसमें से वर्तनी की शुद्धता पहचानना है कि उज्ज्वल जो लिखा गया है कौन सा उज्ज्वल शुद्ध है। तो ए उज्ज्वल, ए ऑप्शन ए, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड या ऑप्शन 4। तो उज्ज्वल जो ऑप्शन 4 में लिखा गया दोस्तों, ये क्या है? राइट जवाब है। और यही क्या है? शुद्ध लिखा गया है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। भाषा में सतत आकलन का उद्देश्य है यह जानना कि बच्चे भाषा में क्या नहीं जानते, यह जानना कि बच्चे पाठ्यपुस्तक में क्या जानते हैं, यह जानना कि बच्चों में भाषा संबंधित किस उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की है, यह जानना कि भाषा सीखने में बच्चे को किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है। तो भाषा में सतत आकलन मतलब लगातार आकलन या मूल्यांकन करने का मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चे की कमियों को जान सकना, कि बच्चा जो है वो कहाँ पे गलती कर रहा है या कहाँ पे बच्चा जो है भाषा को अच्छे तरीके से सीख नहीं पा रहा है, उसको उसमें सुधार करना। अगर कोई गलती है या उसमें सुधार करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग करना और उस तरीके से बच्चे के जो कठिनाई स्तर है उसको जानना और उसमें क्या करना? सुधार करना। तो यह जानने की भाषा सीखने में बच्चे को किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है, इसके लिए भाषा में सतत आकलन का मेन उद्देश्य यही होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों द्वारा त्रुटि रहित भाषा का प्रयोग करवाना, बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना या बच्चों से विस्तार में गृह कार्य करवाना। तो अगर भाषा शिक्षक के रूप में आप कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि बच्चे को जो भी भाषा आप पढ़ा रहे हैं उसको इतना पारंगत करिए या उतना सिखा दीजिए कि वो बच्चा जो है कहीं पे भी उस भाषा का एक प्रभावशाली तरीके से उसका उपयोग कर सके और बेझिझक मतलब बिना अटके या बिना रुके उस भाषा का प्रयोग कहीं पे भी वो कर सके। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि यहाँ पे गौशाला में कौन सा समास है? समास
का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप होता है। और समास जो होता है मुख्यतः 6 प्रकार का होता है समास में दोस्तों। अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। समासों की संख्या टोटल 6 होती है। और जिस समास में दोस्तों प्रथम पद क्या हो, कोई भी उपसर्ग आ जाए, उपसर्गों की संख्या दोस्तों 22 होती है, ठीक है। उसमें से कोई भी अगर उपसर्ग आ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दे रखा है कि गौशाला, तो यहाँ पे अगर दोस्तों हम विखंडन करते हैं तो यहाँ पे आता है गौ के लिए, गौ के लिए शाला। तो जहाँ पे दोस्तों कोई भी कारक चिन्ह, जिस शब्द का विखंडन करने पर उसके बीच में कोई भी कारक शब्द या चिन्ह आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। साहित्य की किस विधा के लिए शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित होता है? साहित्य की कौन सी विधा ऐसी होती है जिसके शिक्षण के लिए सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित होता है? उसके लिए अपेक्षा की जाती है कि जो चीज़ उसमें कहा जाए सब बोल बोल के बताया जाए। तो एकांकी होता है, जीवनी, आत्मकथा या संस्मरण होती है? तो एकांकी होता है दोस्तों। एकांकी एक ऐसी गद्य विधा होती है, या कहते हैं कि साहित्य की एक ऐसी विधा होती है जिसमें कोई भी चीज़ जो होती है उसको हाव भाव या बोल के ही प्रेजेंट किया जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। जीवनी, किसी के जब लेखक किसी के बारे में कुछ लिखता है या उसके जीवन के बारे में लिखता है तो वही क्या कहलाती है? जीवनी कहलाती है। जब स्वयं के बारे में कोई चीज़ लिखता है तो वो क्या कहलाती है? आत्मकथा हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या श्रीधर पाठक? तो वैदेही वनवास जो है किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। संप्रेषण कला क्या नहीं है? नहीं दोस्तों, अगर आपके प्रश्न में कहीं पे भी नहीं दिख जाए तो आप तुरंत उसको अंडरलाइन कर लिया करिए, ठीक है। नहीं तो हाँ का जवाब आप देख के चले जाते हैं और वो जवाब आपका गलत हो जाता है। संप्रेषण कला क्या नहीं है? अलंकरण, आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की कला। तो संप्रेषण कला दोस्तों एक तरीका होता है या कला होती है जिसके जरिए विचारों और भावों को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अपनी बातों को किसी के सामने रखना या उसकी बातों को खुद ग्रहण कर पाना ही संप्रेषण कला होता है, या अपनी भाषा का प्रभावशाली तरीके से प्रयोग करना पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो संप्रेषण कला क्या नहीं? अलंकरण नहीं है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? शुद्ध वर्तनी, आशुभाषण, श्रुतलेख या सुलेख? तो आपको बता दें सो मौखिक अभिव्यक्ति जिसमें किसी चीज़ को बोल के प्रेजेंट किया जाए, ठीक है, या बोला जाए, वही क्या कहलाता है? आपका मौखिक होता है। मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत क्या आता है? आशुभाषण जो होता है इसमें क्या आता है? मुख्य मौखिक अभिव्यक्ति आती है। जबकि शुद्ध वर्तनी, श्रुतलेख या सुलेख ये सभी क्या आते हैं? लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। किसके अंतर्गत? लिखित अभिव्यक्ति जो होती है इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता वाक्य का वाच्य। वाच्य जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो वह कर्मवाच्य, जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो वहाँ पे कर्तवाच्य, और जहाँ पे न तो कर्ता न तो कर्म की प्रधानता हो वहाँ पे भाववाच्य होता है। तो इस वाक्य में मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, यहाँ पे भाव की प्रधानता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाच्य होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द बताना है। यहाँ पे दोस्तों एक शब्द बताना है जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरमेय या अनाहूत? तो जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए क्या होता है? अप्रत्याशित होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। और जिसकी पूर्व से आशा हो उसके लिए क्या होता है? प्रत्याशा होता है। और जिसको मापा न जा सके, जिसको मापा न जा सके उसे क्या कहते हैं? प्रमेय कहा जाता है, ठीक है। और जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाहूत कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या व्यंजन संधि? तो स्वच्छंद का दोस्तों जब हम
विखंडन करेंगे या संधि विच्छेद करेंगे तो स्व प्लस क्या आएगा, यहाँ पे छंद आएगा। ठीक है दोस्तों, स्व प्लस छंद आएगा। तो आपको बता दें कि जब व्यंजन के बाद स्वर या विसर्ग आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, व्यंजन संधि होती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। और जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने के बाद एक नए शब्द का विकार होता है तो वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। संधि दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। इस शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। किसी भी शब्द का अगर अर्थ स्पष्ट करना है तो उसके लिए कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। वाक्य प्रयोग करना, व्याख्या देना, भ्रमण या चित्र निर्माण करना। तो किसी भी शब्द का अगर अर्थ स्पष्ट करना है तो उसका जो सर्वाधिक तरीका है वो क्या है दोस्तों, वाक्य प्रयोग करना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा।